Madam Speaker, this House urges the government that there should be an effective regulatory framework for coaching institutions to ensure that coaching institutes operate transparently, prioritize student well-being and provide equitable access to quality coaching for all. कोटा में रहना एक जेल के समान है। यहाँ हमेशा दबाव बना रहता है और उम्मीदें बहुत ऊंची हैं। ये मेरे शब्द नहीं, ये कोटा के एक छात्र के शब्द हैं। महोदय, एक मामूली सवाल से शुरू करते हैं। कोचिंग संस्थान इतने जरूरी हो क्यों गए हैं? इसका कारण हमारी शिक्षा प्रणाली में है। उदाहरण के लिए जेईई परीक्षा को लेते हैं। कहा जाता है कि जेईई एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित है, लेकिन जाहिर सी बात है कि एनसीईआरटी काफी नहीं। पिछले 2023 में पिछले साल 14 लाख से ज्यादा छात्रों ने जेईई के लिए प्रयास किया, जबकि आईआईटीज में कुछ 16,000 सीटें ही हैं। अब इस श्रेणी का कंपटीशन होगा तो कोई छात्र अतिरिक्त कोचिंग की तलाश क्यों नहीं करेगा? एक सवाल हमें यह भी पूछना चाहिए कि ये परीक्षाएं पूरी तरह स्कूल के पाठ्यक्रम पर आधारित क्यों नहीं है? पर हमें यह सवाल भी पूछना चाहिए कि अगर ये परीक्षाएं पूरी तरह स्कूल के पाठ्यक्रम पर आधारित भी हुई तो फिर वो कॉलेज के लिए कैसे तैयारी करेंगे? स्थिति तो ऐसी है कि नकली स्कूल से उभर आए हैं। सभापति महोदय, कोचिंग संस्थानों की मांग हमारे सिस्टम ने ही बनाई है और इन संस्थानों ने शिक्षा को एक व्यापार सा बना दिया है। वर्तमान में कोचिंग संस्थानों के लिए दिशा निर्देश हैं जो कई महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं। इसीलिए इन संस्थानों को किसी भी दुर्घटना के लिए जिम्मेदार ठहराना नामुमकिन सा हो जाता है। दुख की बात है कि आज इस देश का युवा दबाव में आके आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है, इस भ्रम में कि इस परीक्षा के आगे उनका जीवन ही नहीं, कि अगर वो ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए तो उनके जीवन का कोई महत्व ही नहीं। सर, दुख की बात यह है कि हमारे लिए इन छात्रों का जीवन बस डेटा बन के रह गया है और डेटा के अनुसार 2020 में 10,000 से अधिक छात्रों ने आत्महत्या की। लेकिन वर्तमान में कोटा जैसे शहरों में बच्चों के कमरे से पंखे उतारना एक बेहतर सुझाव माना जा रहा है। गुणवत्तापूर्ण कोचिंग भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। कोचिंग संस्थानों में बड़ी आम बात है कि आपके मार्क्स के अनुसार आपकी क्लासेस बढ़ जाएंगी और आपके अध्यापक भी बदल जाएंगे, जबकि सब छात्रों ने फीस तो एक ही समान दी है। अंत में शिक्षा प्रणाली और सरकार की निष्क्रियता को सुधारने की जरूरत है। साथ ही साथ समाज की सोच भी बदलनी पड़ेगी। महोदय, आप, मैं, हम सभी तो समाज बनाते हैं। Thank you, Chair, for the Thank you, Chair, for the recognition. Before anything else, I would like to start with a quote that says, "The erosion of trust of people in the government is the main reason as a threat to our democracy." कहने का अर्थात ये है कि ये विश्वास ही है लोगों का सरकार में जो सूत्रधार है किसी भी लोकतंत्र को महान बनाने का। पर अब विश्वास किया भी जाए तो कैसे किया जाए जब सरकार के स्कैम की लिस्ट ही इतनी लंबी हो कि एक नई वेब सीरीज तक बनाई जा सके। बीच एनटीए स्कैम, बीच जेईई के पेपर बिकना या फिर यूपीएससी के आला अफसरों का पकड़ा जाना। और हमारी माननीय सरकार तो ऐसी है, they pretend that they are working on it, but the fact we all know कि हो तो कुछ नहीं रहा। And they talk about transparency, unbiasedism. What an hypocrites they are. इतना ऐसा कितनी बार हुआ है जब बच्चों ने किसी सर्वे की रिपोर्ट मांगी हो और वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आई हो, या आपने कल ही वो रिपोर्ट पेश कर दी हो। How many times have it happened? इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमारा लोकतंत्र विश्व का सबसे महान और सबसे बड़ा लोकतंत्र है। We have the largest constitution. Even our legal laws are stronger than USA. But where we lack is the implementation of these laws. And the reason? Corruption, political interest. We never know when this precious circle of studies become the vicious circle of political interest. And here, I would like to urge this entire hall that we don't need government. अरे लोगों का तो विश्वास ही नहीं है। जहाँ विश्वास ना हो वहाँ कोई regulatory framework कैसे चल सकता है? When people are dying, when the kids are dying, how can you say कि आप कोई regulatory framework देंगे और लोग उसको अंधाधुन विश्वास करेंगे? Never. We need an independent body. It's an era of specialization. People study child psychology, criminology. For that matter, we can have two lawyers who have studied the educational laws very well. And we can have the people like Divyakirti sir, Alak Pandey sir, who can provide us the regulatory framework, and we can debate that in this parliament. सरकार भी आ गई, लोग भी आ गए, because masses का विश्वास सरकार के साथ तो नहीं है। They trust these people. And we want the trust. We need this independent body. By the way, अगर government इतनी strong हो सकती थी, then why the change to CBSE to NT? CBSE have taken a lot of steps. They have conducted an entire re-NEET because of 44 boys.
Now that's what a government should say. And that's what a government should do. ना कि केवल झूठे वादे करना, क्योंकि ये तो सदियों से होते आ ही रहे। आपका अनबायस्ड हम जानते हैं, आपका अनबायस्ड हम पहचानते हैं। At the end, I would like to urge to the government that please, once again, please appropriately mention child health in your guidelines and focus on the child welfare, quality education over money and your political interest, just enrollment and literacy. This is all we need. And as an opposition leader, देखिए मैं भी आप पे विश्वास नहीं करती, तो लोग तो क्या ही करेंगे। लोगों का विश्वास पाने के लिए चीज़ों को सही करना पड़ता है, बातें और वादे नहीं किए जाते, उन वादों को पूरा भी करना पड़ता है। ये बच्चों की जिंदगी है, कोई मजाक नहीं जिनके साथ हम खेलें। और आपके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स के लिए वी आर वेरी सॉरी, प्लीज वर्क ऑन देम एंड हैव एन इंडिपेंडेंट बॉडी which people trust, not your vicious cycle of money, sir. Thank you. Siddharth S, Honorable Chief Minister. कोचिंग का कारोबार हर कोने में छा गया है। विद्या का मूल उद्देश्य कहीं खो सा गया है। हर बच्चा दौड़ में भागता सपनों को भूल। अब्दुल कलाम जी ने कहा है, शिक्षा का उद्देश्य केवल बच्चों को जानकारी देना नहीं, बल्कि उन्हें सोचना सिखाना है। उन पर दबाव डालकर उन्हें रटवाना क्या पढ़ाने का सही तरीका है? Yet today we stand at a critical juncture where the future of our youths are being determined not only by our schools and universities but also by the burgeoning industry of coaching institutions. These institutions have become the lifeline for millions of students aspiring to excel in competitive examinations. Yet we must confront an unsettling truth. The lack of an effective and regulatory framework is putting the lives of our students at risk. Let's take for an example the tragic story of Khushbu Meena, a young and a bright girl who succumbed to immense pressure, driven to take her own life. Why exactly? Just because she couldn't score more than 95% in her board examinations.